हेडिंग डाल लेंगे रीजनिंग में, ब्लड रिलेशंस या रक्त संबंध। क्या होता है ये वो वाला नहीं है, रिलेशंस भी लगा हुआ है आगे। ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, साइंस नहीं पढ़ रहे। ठीक है, रक्त संबंध मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपका क्या संबंध होता है, ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी बिल्कुल। और ध्यान रखना हर एग्जाम में आपका एक प्रश्न तो निश्चित है, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, आप XYZ कोई भी एग्जाम देना, एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित रखा मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। बिल्कुल आए होंगे, पक्की बात है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा हर एग्जाम में ये चैप्टर आपको मिलेगा। देखो एग्जाम में शिफ्ट तो चूक सकती है एक आधी, लेकिन एग्जाम नहीं चूकेगा। भाई हो सकता है कि पहली शिफ्ट में ना आके दूसरी में आ जाए, दूसरी में ना आके तीसरी में आ जाए, या पहली तीसरी में आ जाए दूसरी में ना आए, तो शिफ्ट तो चूक सकती है लेकिन एग्जाम नहीं चूकेगा, ये कंफर्म है। ठीक है जी। ब्लड रिलेशन में देखो सबसे पहले तो बात होती है महिला और पुरुष की, यानी कि फीमेल और मेल की। तो जब देखो ये जो चैप्टर चलता है ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम पे चलता है। ठीक है, जब आप डायग्राम बनाओगे तो जो उसमें महिला सदस्य होगी उसे आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, एक माइनस के सिंबल से। मान लो क्वेश्चन में आ जाए ए एक महिला है, अब देखो ए का नाम, अब ए उसका नाम है, अब इसे ए को आप जब डायग्राम बना लोगे तो कैसे पहचानोगे कि महिला है या पुरुष है, तो आप ए के साथ में क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, तो आपको में पता चल जाएगा कि एक महिला है। या जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ए बी की बहन है, ठीक है, तो कौन है बहन यहाँ पे, ए बी की बहन है, तो ए बहन होगी, तो ए बहन हो जाएगी किसकी, बी की, तो ए के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है ना, तो मतलब जब भी महिला सदस्य को रिप्रेजेंट करना होगा हम माइनस लगाएंगे, और जब पुरुष सदस्य को रिप्रेजेंट करना होगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या आएगी, दूसरी बात आएगी आपकी पीढ़ियां। क्या होती है पीढ़ियां, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं जनरेशंस, जीन्स। पीढ़ियां क्या होती हैं, जनरेशंस। अब जनरेशन क्या होती है सबको पता होगा, क्या होती है, अगर बता दो जरा, अगर पता है तो। जनरेशन नहीं पता तुम्हें क्या होती है, ये तो एक कॉमन सा शब्द है, बस यही तो जनरेशन पीढ़ियां होती हैं। अब पीढ़ी शब्द तो कॉमन सी बात है, सुना ही होगा। जैसे अगर तुम्हारे दादाजी में और तुम में बात करें तो सबसे पहले कौन आया होगा, तुम्हारे दादाजी आए होंगे, फिर कौन आए होंगे, तुम्हारे पिताजी आए होंगे, तब कहीं जाके तुम आए होगे। ठीक है, तो तुम में और तुम्हारे दादाजी में कितनी पीढ़ियों का अंतर हो गया, दो पीढ़ियों का, बीच में तो गैप दो का ही है ना, तीसरी पीढ़ी में तो तुम हो, तो गैप तो दो पीढ़ियों का हुआ। अब तुम्हारे कभी बच्चे आएंगे, बंटी और बबली, ठीक है, तो वो चौथी पीढ़ी में पहुंच जाएंगे। मतलब माँ पिता और बेटे में जो एक जनरेशन वो डिफरेंस होता है वो एक जनरेशन गैप कहलाता है। यहां तुम जनरेशन गैप ये नहीं कह सकते कि गर्भ और गर्भ का भाई, ठीक है, ये दोनों अलग अलग जनरेशन में, ये अलग जनरेशन में नहीं होंगे। कम से कम 20 साल का गैप होता है एक जनरेशन को चेंज होने में। ठीक है, जनरेशन गैप हम पढ़ेंगे। देखो जनरेशन गैप को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, जनरेशन गैप रिप्रेजेंट करेंगे हम दो तरीके से। दो तरीके कौन कौन से होंगे, जैसे आपके सामने एक जनरेशन होती है पिता और पुत्र की, ठीक है, तो पिता और पुत्र में कितनी जनरेशन का गैप आएगा, एक जनरेशन का। हमेशा जब भी आप जनरेशन गैप बनाओगे तो बड़े व्यक्ति को ऊपर रखना है, छोटे व्यक्ति को नीचे रखना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, इस तरीके से, तो पिता ऊपर और पुत्र कहां। अच्छा, क्या इनके साथ ही एक जनरेशन का गैप आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, आएगा। जैसे पिता और पुत्री भी हो सकती है,
माता पुत्र भी हो सकता है, माता पुत्री भी हो सकते हैं। मतलब अब आपकी कॉमन समझ है कि जो जो भी इस रिलेशन के साथ इनके साथ वाले होंगे, उनका इसके साथ सबका एक जनरेशन का होगा। जैसे कोई पिता के भाई हैं, चाचा हो जाए या ताऊ हो जाए, उनके साथ भी एक जनरेशन का गैप आएगा। उनकी वाइफ यानी कि चाची या ताई आ जाए, उनके साथ भी। आपकी बुआ आ जाए, ठीक है भाई, पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ लगेगी, तो बुआ के साथ भी एक जनरेशन, बुआ के हस्बैंड हो गए, उनके साथ भी एक जनरेशन का गैप आएगा। मतलब अब जैसे पिता की शादी हुई होगी, ठीक है, हुई होगी ना, तो उसके बाद उनके घर वाले चलेंगे, फिर जैसे मामा हो जाएंगे तुम्हारे, तो वो भी एक जनरेशन में आएंगे, क्योंकि मामा भांजे का जनरेशन एक रहता है, एक जनरेशन का गैप रहेगा। मौसी भांजे भांजी का भी एक ही रहता है। ध्यान रखना, जो मामा की साइड से रिलेशन होते हैं ना, उसमें भांजा भांजी आंसर आता है। जो पिताजी की साइड से रिलेशन होते हैं, उसमें भतीजा या भतीजी आता है, ठीक है। जैसे बुआ के तुम क्या लगोगे, भतीजे लगोगे, चाचा के क्या लगोगे, भतीजे लगोगे, ताऊ के क्या लगोगे, भतीजे लगोगे, मामा के क्या लगोगे, भांजे लगोगे, मौसी के क्या लगोगे, भांजे लगोगे, ठीक है। ये गलती कर देते हैं बहुत सी बार के, मौसी और भतीजे का रिलेशन निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। माता की साइड से जो रिलेशन आएगा वो भांजे भांजी का आएगा, और पिता की साइड से जो रिलेशन आएगा वो भतीजे और भतीजी का आएगा। तो पिता और पुत्र के लिए एक जनरेशन का गैप कैसे रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन से। बात क्लियर। उसके बाद पिता और पुत्र के बाद देखो, अगर मैं सेकंड पे बात करूं, दादा और पोता, ठीक है। तो दादा और पोते में कितनी जनरेशन का गैप होता है, 2 का होता है। पहले कौन आया होगा, दादा आया होगा, फिर कौन आया होगा, पिता आया होगा, और फिर कहीं जाके पोता आया होगा। तो दादा और पोते में कितनी, अब देखो, जब एक जनरेशन का गैप था तो एक वर्टिकल लाइन, 2 जनरेशन का गैप है तो 2 वर्टिकल लाइन। इसके बाद अब मैं देखो इन्हें हटा देता हूं यहां से। ठीक है जी, दादा पोते के बाद अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट आएगा आपका, अरे बस वो तो अपने आप समझ जाओगे अब, कि अगर परदादा आ गया तो एक और ऊपर ले जाओ, अब सारे ही बताओगे। भाई बहन कितनी जनरेशन का गैप होता है, एक भी नहीं होता। जब सेम जनरेशन की बात होगी आपके सामने, तो आपको रिप्रेजेंट करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, तो जब अब भाई बहन में कौन आ जाएंगे, जितने भी इनकी जनरेशन के होंगे, चाहे वो कजिन हो, चाहे मामा के भाई हो, चाचा के भाई हो, मौसी के भाई हो, किसी के भी भाई हो, वो सारे इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फोर्थ बनता है, देखो एक कंडीशन और आ जाती है इसमें, जो सेम जनरेशन में होते हैं लेकिन भाई बहन नहीं होते, कौन होते हैं वो, चाचा और, तो वो तो इसमें नहीं आ जाएगा। सेम जनरेशन के कैसे हो जाएंगे चाचा भतीजे, कैसे हो जाएंगे, चलो तुम ये बता दो। तुम्हारे साथ का है, लेकिन लगेगा तो भतीजा ही, तुम्हारा भाई तो नहीं लग सकता ना, रिलेशन तो वही आएगा ना, तो अलग से, ठीक है। एज की बात नहीं होती यहाँ पे, एज का तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई जेंडर डिफरेंस में, जनरेशन डिफरेंस में आपकी 15 साल का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, और अगर तुम एज का डिफरेंस निकालोगे तो शायद इतना ही होगा उसका भी, 10-15 साल तो आ ही रहा होगा, 10 तो आ ही रहा होगा। चलो इसमें होता है देखो पति पत्नी, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा, ठीक है, पति पत्नी सेम जनरेशन। तो देखो ध्यान रखना, भाई बहन सेम जनरेशन में आते हैं, पति पत्नी भी सेम जनरेशन में आते हैं। अब दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जब भाई बहन आएंगे तो सिंपल लाइन लेनी है, जब पति पत्नी आएंगे तो हम एक एरो लगा देंगे दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये भी सेम जनरेशन में होते हैं। ये तो इसमें भी जनरेशन गैप है, होता है इसमें भी जनरेशन गैप, आज के टाइम में बहुत चल रहा है। बता दो एग्जाम्पल एक आता, बताओ। इंस्टाग्राम पे सैफ और करीना नहीं है, देखो सबसे बढ़िया, एक 55 का, एक 30 की है, और निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा को देख लो, चलो उसमें तो 10-5 साल का ही अंतर होगा, लेकिन वहां तो 55 और 30 का चल रहा है, 25 साल का अंतर। ठीक है, तो फिलहाल हमें देखो इन चीजों पे नहीं जाना, हमें तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है।
तो पति पत्नी का रिलेशन जो होता है वो भी सेम जनरेशन के, क्योंकि कॉमन अगर कोई पति पत्नी है तो उनकी एज में 2 से 3 साल का डिफरेंस होता है बस। तो उनमें जो एज का गैप होता है वो 2 से 3 साल का होता है बस, ठीक है। तो पति पत्नी हो या ऐसी भाई बहन में जो गैप होगा वो 3 साल, 4 साल, 2 साल ऐसे ही रहता है। तो ये दोनों सेम जनरेशन में आते हैं, ठीक है। बस इनको अलग अलग रखना है, तो भाई बहन के लिए सिंपल लाइन और पति पत्नी के लिए एरो लगा देंगे उसमें, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो ये 10 ऐसे नाम होते हैं जो हिंदी में तो अलग अलग उच्चारित होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इनका सेम कॉमन नाम रहता है। जैसे अगर चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा हो जाएंगे तो आपके सामने क्या लिखा आएगा, अंकल। उसके बाद में चाची, मामी, ताई, मौसी, बुआ के लिए क्या यूज करेगा, वो आंटी यूज करेगा। देवर, जेठ, साला, जीजा, इसके लिए ब्रदर इन लॉ, यानी कि ब्रदर इन लॉ हिंदी में भी हो जाएगा। सेम इंग्लिश में उसके फीमेल वाले में सिस्टर इन लॉ आ जाएगा। दादा और नाना ग्रैंडफादर हो जाएंगे, दादी और नानी क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मदर। भतीजा भांजा क्या होगा, नेफ्यू। भतीजी और भांजी क्या होगी, नीस। देवता, पोता और नाती ये क्या कहलाते हैं, ग्रैंडसन। और देवती, पोती, नातिन और नवासी, देखो ये नाम बहुत आता है, इसको ध्यान रख लेना। अब नवासी जो होती है कौन होती है, पोती नहीं होती। ये तीनों एक ही रिलेशन है, देवती, नवासी और नातिन, ये तीनों एक ही बंदे के अलग अलग नाम होते हैं। कहीं किसी कोई नातिन कह देता है, कहीं नवासी कह देते हैं, देवती तो होता ही है। और देवती होती कौन है, कौन, नाना की, नाना की लड़की की लड़की। बच्चे कैसे हो जाएंगे, बच्चे में तो देवता भी आएगा, मैं तो देवती पूछ रहा हूँ, ठीक है। नाना मतलब कहने का ये, हमारी माता के जो पिता होंगे उनसे जो हमारा रिलेशन आएगा वो नाना देवता या नानी देवती का आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो कॉमन थे, कुछ और भी नाम होते हैं जो सिंगल ही चलते हैं, जैसे दामाद, बहू, ससुर, सास, और भी है कोई, बस यही होते हैं। क्या कहते हैं दामाद को, सन इन लो। देखो अपना ही सब बहुत याद है अच्छे से कि मुझे बनना है कहीं, बहू का बताना, सिस्टर इन लॉ। गलती से निकल गया, जुबान फिसल गई तुम्हारी। ससुर क्या होता है, सास क्या होती है, ठीक है। अब इनके साथ में इन लो शब्द लग रहा है, सबके साथ क्यों लग रहा है, ये लो, लो का मतलब तो कानून होता है। क्या कानून है ये तुम्हारे घर का, कि जी मम्मी का कानून चलता है हमारे घर में तो है, इसलिए वो लो है, मदर इन लो है। किसके लिए है मदर इन लो, वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के लिए और तुम्हारी वाइफ के लिए। देखो कितना खुश हो रहा है ये वाइफ का नाम सुनते ही, ठीक है भाई। तो ये कुछ नाम होते हैं जिनका आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पता होना चाहिए, नोट कर लिए। वो विशेष जल्दी करो वाली बात ये है कि आप जब डायग्राम बनाओगे ना तो आपको अपनी तरफ से जेंडर डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में जेंडर बताया गया है तो ही आप जेंडर मानोगे, अपनी तरफ से आपको कोई जेंडर नहीं मानना है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर प्रश्न में जेंडर बताया गया है तो ही आपको जेंडर मानना है, अदरवाइज आपको जेंडर उसमें खाली छोड़ देना है। जैसे पहला प्रश्न लिखो इसका, या पहले इसके ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख लो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला टाइप होगा पहेली पर आधारित प्रश्न। सेकंड होगा संकेत पर आधारित प्रश्न। और तीसरा होगा आपका इशारों पर आधारित प्रश्न।
अलग अलग रहते हैं भाई। देखो जैसे दिल्ली पुलिस का 100 नंबर का आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का 300 नंबर का आता है, तो वो अलग अलग रहते हैं। एसएससी जीडी का 140-60 नंबर का ही था इस बार, पहले 100 का आता था, पैटर्न चेंज हो गया उसका, इस बार 160 का कर दिया उन्होंने। तो ये तो अलग अलग एग्जाम की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, कोई 200 नंबर का भी होता है। अब ये एमटीएस का हो रहा है, ये तो 45 45 75 75 नंबर की है। एसएससी एमटीएस का शायद पहला एग्जाम 45 का है, 45 का या 90 का है, मतलब 100 से भी कम है ये। ठीक है, अभी टाइप नहीं लिखना है, पहले लिख लो साधारण प्रश्न। टाइप का नाम बाद में लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल लो साधारण प्रश्न। क्वेश्चन है आपका कि यदि ए बी का पिता हो तो बी का ए से क्या संबंध है? यदि ए बी का पिता हो तो बी का ए से क्या संबंध है? बताओ आंसर। ऐसे होता है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है उसने, यही तो पूछा है कि भाई बी का ए से क्या संबंध है। तो जब आपके सामने प्रश्न आएगा ना, वो ऐसे ही आएगा कि बी ए का क्या लगता है या बी का ए से क्या संबंध है। तो ध्यान रखना, इसमें जिस व्यक्ति के बाद में से लगा होगा, ध्यान से समझ लेना, जिस व्यक्ति के बाद में से शब्द आएगा, तो यहाँ पे किसके बाद से आ रहा है? ए के बाद। ये वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को क्या कहेगा, ये हमें बताना होता है। अब बताओ क्या है? पुत्र या पुत्री। भाई उसने कहा क्या है, देखो यदि ए बी का पिता है, अब ए क्या है? पिता है किसका? बी का। तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। पूछा क्या है कि बी का ए से क्या संबंध है, मतलब ये जो ए है ये इस बी को क्या कहेगा, मतलब ये जो ए है ये इस बी को क्या कहेगा। देखो सबसे पहले तो हमें बी का जेंडर नहीं पता, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि अगर ए इसका पिता है तो जो बी है वो या तो इसका पुत्र लगता होगा या पुत्री लगती होगी, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिता का जो रिलेशन होता है अपनी संतान से या तो बेटे का होता है या बेटी का होता है। तो ये जो पिता है या तो इसे पुत्र कहेगा या पुत्री कहेगा। एग्जैक्ट हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो मैंने इसलिए कहा था कि जब तक जेंडर ना पता हो तब तक अपने तरफ से मत रख लेना। अब बहुत से बच्चे कह देते हैं कि जी पुत्र बेटा लगेगा, वो बेटा कैसे लगेगा? बेटा बेटी भी तो लग सकती है। क्यों? क्योंकि बी के बारे में पता, अब चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, ये तो पिता ही रहेगा ना उसका। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे? बड़े व्यक्ति को ऊपर रखना है, छोटे व्यक्ति को नीचे रखना है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। यदि, गर्व बताएगा इस बार आंसर, यदि ए बी का भाई हो, यदि ए बी का भाई हो तो बी का ए से क्या संबंध है? तो बी का ए से क्या संबंध है? यदि ए बी का भाई हो तो बी का ए से क्या संबंध है? ऑप्शन में ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है बहन, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है ए। अभी कैसे? बिल्कुल सही बात है भाई, कह रहा है कि ए जो है वो बी का भाई है। अब भाई कौन है यहाँ पे? ए किसका भाई है? अब जब भाई है तो सीधी रेखा बनानी है। अब फिर वही कंडीशन है कि भाई ए जो है वो बी को क्या कहेगा। अब जो भाई है किसी का, उसकी दूसरे बंदे से क्या रिलेशन होगा? या तो भाई का ही होगा या बहन। तो ये जो बी है या तो उसका भाई लगता होगा या बहन लगती होगी। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। देखो ध्यान रखना, भाई बहन से मुझे याद आ गया कि भाई बहन जो शब्द का प्रयोग होगा ना,
वो एक ही माता पिता की संतान के लिए होता है हमेशा। समझ गए? क्या समझे? कि जो भाई बहन शब्द यूज होगा वो केवल और केवल एक ही माता पिता की संतान के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चाचा के बच्चे भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे ताऊ के बच्चे भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे मामा के बच्चे भी तुम्हारे भाई हैं। मतलब उनके लिए क्या यूज होता है? उनके लिए यूज होता है आपका कजिन शब्द। ठीक है, कजन हो जाए कजिन हो जाए वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता से अलग आपकी जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब आपके भाई बहनों से अलग जितने भी बच्चे होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? कजिन में आ जाएंगे। हिंदी में आप देखते भी होंगे ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई। ठीक है, इस तरीके से आता है ना, तो वही कंडीशन है ये। भाई बहन शब्द केवल और केवल किसके लिए प्रयोग होगा? एक ही माता पिता, इन्हें बोल देते हैं सहोदर। सुना है हिंदी में नाम ये सहोदर, जिसे इंग्लिश में आप सिबलिंग्स बोलते हो। तो इसका ही अंग्रेजी अनुवाद है ये सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स तो सुना होगा। अब सिबलिंग्स कौन होते हैं? जो एक ही माता पिता की संतान होती हैं।